तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो रिस्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 272 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग को फ्लेमिंगो रेस का एक मेटल का टुकड़ा मिला होता है और लू फेंग अभी उसके लैंग्वेज को समझने वाला था। और फिर हमें बताया जाता है कि उस फ्लेमिंगो रेस में से वहाँ चाइनीज लेटर निकल रही थी जो कि चाइनीज के सिमिलर थी और लू फेंग उसको पढ़ना शुरू कर देता है और सारे जितने भी ब्लैक मेटल बोर्ड्स पे इंफॉर्मेशन होती है उनको गैदर करने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इनमें कई सारे डिटेल्स होते हैं और इन डिटेल्स में हमें बताया जाता है कि इनमें टोटल 9 लेवल्स होते हैं, जिनमें कि हमें बताया जाता है कि यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिनमें कि पहला तो फ्लेश और ब्लड लाइफ फॉर्म होता है और दूसरा सोल होता है। और इसमें इन्हीं सब के बारे में लिखा होता है कि हम अपने बॉडी को फिर से रिमॉडल कर सकते हैं और अपने फिजिकल बॉडी के एसेंस को भी चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी और भी ज़्यादा इवॉल्व हो सकती है। और ये सभी 829 वर्ड्स में लिखे हुए थे और आगे भी लिखे हुए थे। और आप यहाँ पे एक और वार्निंग लिखा होता है कि इसको ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इस 1 से लेकर 9 लेवल्स को करने के दौरान अगर आप किसी भी लेवल में फेल होते हैं तो यहाँ पे फेल होने का मतलब है कि आपका सोल और बॉडी क्रम्बल करने लगेगा और आप इंस्टेंटली मारे जाएंगे। और यहाँ पे फर्स्ट लेवल में टोटल 31,231 वर्ड्स थे, वहीं पे सेकंड लेवल में 92 वर्ड्स और ऐसे ही आगे थे। और थर्ड लेवल में 71 वर्ड्स और नाइन्थ लेवल में 1292 वर्ड्स लिखे हुए थे। और ये सभी बहुत ही मिस्टीरियस लग रहे थे और ये एक सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल के जैसा था जिसमें कि टोटल 30,000 वर्ड्स के जितना था। अब यहाँ पे ये सभी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं थे, इनमें से कई सारे पार्ट्स मिसिंग भी थे और यहाँ पे 4 वर्ड्स में कहीं कहीं खत्म हो जा रहे थे और बाकी के 4 पार्ट्स में से 2 एलिजिबल थे, वहीं पे 2 अननोन होते हैं। और यहाँ में लू फेंग को दिखाया जाता है जो बोलता है डैम, यहाँ पे अभी ये ब्रोकन पार्ट इनकम्प्लीट है, मैं इन सबको अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी के मर्तबा जो इसके पास इंफॉर्मेशन है वो भी काफ़ी है और बाकी की इंफॉर्मेशन लू फेंग को अगले पीस से मिल सकते हैं। लू फेंग के पास अभी इंटायर पीस नहीं आता है और लू फेंग सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, यहाँ पे ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सेम टू सेम उसके डेटीज जो वर्ल्ड के जैसा, जो कि उसके साइज और कंडेंस करता है उसके पावर को। और लू फेंग ने इसके बारे में तो कभी सुना नहीं था कि एक बॉडी खुद को इवॉल्व करा सकता है। और लू फेंग सोचता है कि एक फिजिकल बॉडी की इवोल्यूशन हर बार होती है, जैसा कि स्टूडेंट लेवल से स्टार ट्रैवल से स्टार लेवल, और जैसे जैसे ब्रेक थ्रू करते हैं वैसे वैसे 1 से 9 लेवल में वही सेम रहता है। सिर्फ ब्रेक थ्रू के कारण ही उनमें थोड़ा सा बदलाव होता है उनकी फिजिकल बॉडी में, लेकिन इस टेक्निक में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी सेक्टर लॉर्ड का बंदा वो पाइनेकल में चला जा सकता है तो अपने आप के बॉडी को इवॉल्व करा सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि एक बंदा जो सेक्टर लॉर्ड का पाइनेकल होता है वो यहाँ पे अपने आप को बॉडी को इवॉल्व नहीं करा सकता जबकि वो अनडाइंग बीइंग न बन जाए, लेकिन इस मैनुअल में लिखा हुआ था कि कोई भी बंदा आराम से उस लेवल में रह के ही अपने आप के बॉडी को इवॉल्व करा सकता है। यहाँ पे फिजिकल एवोल्यूशन, सोल एवोल्यूशन, यही दोनों सबसे ज्यादा प्रेफर करे जाते हैं और इसमें ऑरिजिन लॉ का भी शामिल होना जरूर रहता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हर एक का अपना सोल लिमिट होता है, जैसे कि 1000 ईरा, और सबके अपने अपने लेवल के अनुसार सबके अपनी अपनी लाइफ स्पैन होती है। और लू फेंग ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि क्या आखिर कोई ऐसा भी बंदा है जो कि यूनिवर्स के लॉ से भी ऊपर निकल गया है। और लू फेंग के अंदर ही सारे वो वर्ड्स ऊपर फैल रहे होते, फ्लोट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग को ये इनकम्प्लीट मिला था और ये सिंपली इसका कोई नाम नहीं था, इसलिए लू फेंग इसका नाम नेमलेस मैनुअल रख देता है। और लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचता है जिसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि यहाँ बकवास भरी हुई है। अब यहाँ पे लू फेंग इन सारी चीजों को जान कर क्या था कि ये जरूर जेनेटिक चेंज होगा, जैसा कि मैंने ब्लड रिवर एनर्जी के कारण किया था। और यहाँ पर लू फेंग कहता है कि मुझे याद है जब मैंने ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया था और उन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के कारण ही
मेरे राइट क्लाउड 10 टाइम्स बॉडी स्ट्रेंथ की ज़्यादा हो चुकी थी और यहाँ पर अगर इसे मैं कर लूँगा तो ना जाने मेरी पावर कहाँ तक चली जाएगी। और अब फिर लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है और हमें सीन चेंज कर विंडो के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अभी तक डर में होता क्योंकि उसने जिस इल्यूजन को देखा होता है लू फेंग उस इल्यूजन में ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता क्योंकि अगर वो उसमें फंस जाता तो वो जरूर मारा जाता। और अब फिर लू फेंग सोचता है कि मैंने 9 यूनिवर्स प्राइमर केओस टैबलेट्स को ही पढ़ा है, टाइम स्पेस स्क्रिबल्स को ही पढ़ा है, ये सारी मेरी मदद की है मेरी यूनिवर्स ऑरिजिन लॉ को कंप्रीहेंड करने में और इन सबसे मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। लेकिन कभी भी मैंने ऐसा नहीं सुना कि कोई भी बंदा अपने लॉ के अगेंस्ट जा रहा है। यहाँ पर एक अनडाइंग बीइंग जो मास्टर इस यूनिवर्स लॉ में वो भी अपने बॉडी को इवॉल्व नहीं कर पाते और भी आगे। आखिर इस टेक्निक को कौन बनाया है? जिसने भी इसे बनाया होगा वो जरूर बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, जिसने अपने बॉडी के लिमिट को भी सरपास कर दिया होगा और ये एक हेवनली टेक्निक है। लू फेंग कहता है कि मेरे पास इतनी अभी पोजीशन नहीं है कि मैं इसके बारे में जान सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ट्रू अपर एचुलन होता तब मैं इसके बारे में पता लगा सकता हूँ। और अब फिर लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है और फिर लास्ट में लू फेंग कहता है कि क्या पता यहाँ पर ऐसे कई सारी चीजें जो मैं कभी एक्वायर नहीं कर सकता हूँ और मैं ये मैनुअल टेबल ऑफ एवोल्यूशन ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, इसलिए मैं इसको रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जिस तरह का ये मैनुअल है बहुत सारी यूनिवर्सल पावरफुल बीइंग को ये जेलस बना सकती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 लेवल्स में कोई भी फेल हुए तो यहाँ पे तुम्हारी सोल और बॉडी राख बन जाएगी और सक्सेस होगा तो जेनेटिक एवोल्यूशन होगा। और आप लोग ये समझ लो कि जेनेटिक एवोल्यूशन लू फेंग आगे बहुत करने वाला है और लू फेंग की पावर जेनेटिक एवोल्यूशन से बहुत बढ़ने वाली है। लू फेंग इन सब के बारे में सोचता है और दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग सेनोंग जियांग में जाता है जहाँ पे मदर नेस्ट को देखना है और वहाँ पे वो अपने गार्ड टीम के साथ निकल जाता है। और फिर इसके बाद लू फेंग अपने गार्ड टीम को कहता है कि मैं अपने आप को ट्रेनिंग में ढालने वाला हूँ और वो डायलेन को अपने अर्थ को रिमॉडल करने में छोड़ देता है कि वहाँ पर वो अर्थ को रिमॉडल करेगा। और अब पे मैं सीन चेंज कर फैमिली के सीक्रेट रूम को दिखाया जाता है जो कि एक एम्प्टी सीक्रेट रूम होता है और वहाँ पर कुछ ही वेपन्स मौजूद थे और लू फेंग वहाँ पे आ जाता है, वहाँ पे अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ जाता है और लू फेंग अपने वेपन को साइड में रख देता है। और अब फिर लू फेंग अपने लाइफ कोर को अपने मूसा क्लैंसमैन की बॉडी में डाल देता है ताकि वो अपने अर्थ बॉडी या फिर गोल्डन ऑर्म बेस को ट्रेन करे तो वो डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो उसको कोई फर्क ना पड़े। और ये मैनुअल ये बहुत ही टेरिफाइंग था। और फिर लू फेंग को यहाँ पे कोई भी जान का खतरा नहीं था, बस उसे अपने लाइफ कोर को बचाना ही था। फिर इसके बाद हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि लंबी सांसें लेता है और छोड़ता रहता है और वहाँ पे एक हुरिकेन निकल जाता है जो कि अपने उसी आंख को बंद करने के बाद उसके सामने उसी नेमलेस मैनुअल अपीयर होता है जिसमें कि 30,000 वर्ड्स मौजूद थे। फिर इसके बाद लू फेंग अपने ट्रेनिंग में लग जाता है और हमें दिखाया जाता है लू फेंग के स्पिरिट एनर्जी बॉल को जहाँ पे उसके ब्रेन के कॉन्शियसनेस में वो आ जाती है और यहाँ पे एक वेरलिंग स्पिरिट एनर्जी बॉल टाइप ही होती है और वो एक एनर्जी क्रिस्टल बॉल होती है जो कि सेम टू सेम डायंटियन के जैसी होती है जहाँ पे 3 थी। अब फिर लू फेंग पहले को स्टार्ट करता है और फिर उसके बाद सेकेंड बॉल भी आ जाता है जिसमें कि टोटल 720 एनर्जी ट्रेड्स निकलने लगती है और वो 720 पूरे बॉडी के वाइटल पॉइंट से जाके लगती है और यहाँ पे लू फेंग की पावर भी इंक्रीज होने लगती है और वहाँ से जोर सा धमाका होता है लू फेंग के अंदर। फिर से एक और शॉट लगता है, वहाँ पे 720 की जगह 36,000 ट्रेड्स मौजूद हो जाती है। वो सब लू फेंग के हर एक बॉडी के साइड से पियर्सों के अंदर जाने लगती है और वो ऐसा ही था जैसे कि कोई चीज लू फेंग के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है उन सारे कंडेंस बॉन्ड से जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ था। अब फिर लू फेंग थर्ड फॉर्म को यूज करता है जहाँ पे टोटल 72,000 ट्रेड्स बन जाते हैं जिनमें कि 14,040 मेन ट्रेड्स होते हैं जो कि बॉडी से थ्रू आउट कम्प्लीटली लगे हुए होते हैं और बिल्कुल परफेक्ट टाइप होते हैं। फिर लू फेंग इन्हीं सबसे एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने लगता है और लू फेंग धीरे धीरे अपने बॉडी को इवॉल्व करने लगता है।
अब इन्हीं सब के बीच लू फैंग को भी इन पावर का एहसास होता है और क्या था, ये तो सिंपली बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और यहाँ पर लू फैंग के 72,000 सपोर्टिंग ट्रेड्स और 40 मेन ट्रेड्स के कारण उसकी हर एक बॉडी सेल कंस्टेंटली ग्रोथ करने लगती है, वो इवॉल्व होने लगती है, उसके बॉडी में चेंजमेंट आने लगते हैं और ये प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा होता है। और अब फिर यही प्रोसेस बहुत ही टाइम तक चलने लगता है, ऐसे टाइम पास होने लगता है। लू फैंग अपने बॉडी को परफेक्ट जिम में पुश करने के लिए अपने आप को इवॉल्व करना शुरू कर देता है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है और पलक झपकते हैं 20 दिन पास हो जाते हैं और लू फैंग को हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी वॉलेंटरी ट्विच करने लगती है। हमें दिखाया जाता है लू फैंग को जो क्या था कि ये अच्छा नहीं हो रहा है और हमें दिखाया जाता है कि लू फैंग की मसल्स, बोन्स, हर एक चीज ब्रेकआउट होने लगती है। लू फैंग पहले परफेक्ट कंडीशन में था लेकिन ऐसा लग रहा था कि उससे अब सहा नहीं जा रहा है और हमें दिखाया जाता कि एक झटके में ही वो राख बन जाता है और लू फैंग का सिर्फ कपड़ा ही बचता है जो कि उसके बॉडी का पार्ट का हिस्सा नहीं था और लू फैंग जा चुका था। और आफ्टर में सीन चेंज कर इंटरनल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेटल कंटेनर में पावरफुल गोल्ड एनर्जी एक साथ जमा होने लगती है और वहाँ पे कोर में गोल्डन राउंड बॉल बनने लगती है और इस बॉल का शेप बिल्कुल एक जैसा होता है, वो फूलता है और टूट जाता है और उसमें से फिर से लू फैंग बाहर निकलता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उस प्रोसेस के कारण लू फैंग की बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी जैसा कि मैनुअल में लिखा ही गया था। इस वक्त लू फैंग फिर से रिवाइव हो गया था अपने स्पीड एनर्जी की मदद से और लू फैंग फिर से खड़ा होता है और कहता है कि वो मैनुअल सच में सही था, ये इवोल्यूशन टेक्निक तो सच में डेंजरस है, इसमें 9 लेवल्स में आराम से अगर मैं केयरफुल नहीं रहा तो मैं सोल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए मुझे अपनी सेफ्टी का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर लू फैंग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई पावरफुल अनडाइंग बीइंग होता तो आराम से अपने एक सेलुलर लेवल से भी रीजनरेट कर सकता है और इसको आराम से बिना किसी खतरे के ट्रेन कर सकता है। और लू फैंग अभी यहाँ पे सिर्फ डोमेन लॉर्ड लेवल 9 का बंदा था तो उसके लिए ऐसा कर पाना तो नामुमकिन था। अब लू फैंग तो अपने बॉडी की मदद से खुद को रिवाइव कर पाया। लू फैंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था और लू फैंग की बॉडी थोड़ी बहुत तो इवॉल्व हो गई थी और लू फैंग इन सब को सोचकर विश्वास न करते हुए बोलता कि आखिर इस टेक्निक को किसने क्रिएट किया है। अब ये मत मुझे कहना, अब यहाँ पे मुझे ये मत कहना कि जिसने भी इसको क्रिएट किया है उसने यूनिवर्स लॉ को भी एक्सीड कर दिया है। न जाने इस यूनिवर्स में कितने पावरफुल मिस्टीरियस बीइंग रहा करते होंगे। और अब फिर लू फैंग इन्हीं सारे प्रोसेस को बारे में सोचने लगता हूँ, इन्हीं सबके प्रोसेस के बारे में बताया जाता है जिसको मैं स्किप करता हूँ और अब फिर मैं सीन चेंज कर लू फैंग को दिखाया जाता है जो कि फिर से अपने इंटरनल वर्ल्ड में आ जाता है। सीक्रेट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग फिर से अपीयर होता है और वहाँ पे उसकी क्लाउड कॉन्टिन्यूवाइन गिरी हुई होती है और जैसे लू फैंग वहाँ आता है वो उसके शरीर में आ जाता है, उसके क्लोथ को काम करता है और अब फिर लू फैंग फिर से बैठ जाता है और कहता है कि चलो मैं इस बार अपने गोल्डन और बेस को ट्राई करने देता हूँ क्योंकि उसके पास भी लाइफ और फ्रेश मौजूद है तो शायद वो भी कर सकता है। और फिर में सीन चेंज कर इंटरनल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोल्डन हॉर्न बेस अपने उसी ब्लैक माउंटेन रेंज में खड़ा था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन हॉर्न बेस के सर पे 4 हॉर्न्स आ चुके थे और यहाँ पे लू फैंग कहता चलो मैं अपने गोल्डन हॉर्न बेस को एक बार ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या ये कंप्लीट कर पाता है या फिर नहीं। और वो कहता है कि मैं ये आशा करता हूँ कि इसमें फेल ना हो क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बॉडी अगर फेल होता तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखा जाए गोल्डन हॉर्न बेस फेल होता, उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होती और उसको फिर से बनाना तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज करने वाला था क्योंकि ह्यूमन बॉडी सिर्फ छोटी थी, उसको क्रिएट करना बहुत ही आसान था, लेकिन एक पहाड़ जितने बड़े गोल्डन हॉर्न बेस को फिर से बनाना इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लेने वाली थी, ह्यूमन फॉर्म से 1000 टाइम्स या फिर 10,000 टाइम्स लगने वाला था। और अब फिर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी 2 मीटर लंबा भी नहीं है, लेकिन गोल्डन हॉर्न बेस की बॉडी का लेंथ हमें बताया जाता है जो कि 90 किलोमीटर लंबा हो गया था और उसकी पूंछ ही अकेले 90 किलोमीटर लंबी हो गई थी। और उसकी ऊंचाई की बात करें तो किसी अर्थ के पहाड़ से भी बहुत टाइम्स ज्यादा बड़ा था और इन सबको रिक्रिएट करना यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करने वाला था। और अगर ऐसा होता और लू फैंग की एनर्जी कंज्यूम होती तो लू फैंग को जो एनर्जी लगने वाला था, जो टाइम लगने वाला था सेक्टर लॉर्ड में आने के लिए, वो 2-3 साल और पोस्टपोन हो जाता, जिसके मदद से लू फैंग को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता। और अब फिर हमें दिखाया जाता लू फैंग प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और एक ही झटके में 1 महीना बीत जाता है।
और हमें सीक्रेट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग फाइनली अपनी आंखों को खोलता है और एक स्माइल को रिवील करता है। और अभी के दरमियान लू फेंग ने इन सारे टाइम में नेमलेस मैनुअल के फर्स्ट पोर्शन को पूरे महीने प्रैक्टिस किया था और यहाँ पर उसने फर्स्ट पोर्शन को थोड़ा सा कंप्लीट भी कर दिया था, लेकिन इन्हीं बीच लू फेंग की बॉडी 3 बार डिस्ट्रॉय हो गई थी और फेल हो गया था। लेकिन यहाँ पे उसकी इन्हीं सब के कारण उसकी स्ट्रेंथ डबल हो गई थी और गोल्डन और बेस्ट बड़े ही ध्यान से अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है और वो अपनी ह्यूमन बॉडी से एक्सपीरियंस को गेन कर रहा था कि आखिर कैसे करना है। अब यहाँ देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी उससे आगे थी, लेकिन गोल्डन और बेस्ट मर जाती तो उसकी बॉडी भी क्रम्बल हो जाती और उसकी जो एनर्जी लगने वाली थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब भी लू फेंग क्या था कि मुझे अपने एनर्जी को प्रिजर्व करके रखना है और इन सब के बारे में लू फेंग सोचने लगता है और क्या था भले ही इसकी इंप्रूवमेंट स्लो हो लेकिन इसकी 50% ही एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। और आप फिर लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है और फिर वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है और फिर वो अपने उस रूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और उसी रास्ते में जाते हुए बबाता से वो पूछता है। तो ये सुनकर बबाता उससे क्या हुआ। तो लू फेंग उससे पूछता है कि वर्चुअल नर्स कंपनी ने 29 टेक्निकल स्टाफ को यहाँ पे भेजा है और मेरी लुओ फैमिली में 10 मिलियन यूनिवर्स वर्कर को यहाँ पे लाया है ताकि वो अर्थ को रिमॉडल कर सके और यहाँ पे पूरा प्रोसेस सुपरवाइज किया जाता है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे अर्थ की रिमॉडलिंग स्टार्ट हो चुकी थी और वो अभी लेटर स्टेजेस में थी और ये वर्चुअल नर्स कंपनी टेक्नोलॉजी थी जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस थी, इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट भी थी। और आप ये बात इसका जवाब देते हुए क्या थी कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ कोई भी इंसिडेंट्स नहीं है। मैंने यहाँ पे 10 मिलियन रोबोट सारी जगह पे प्लेस कर दिए जो कि एक मॉस्किटो के बराबर है और वो उन सारे वर्कर्स पे सर्विलेंस की तरह नजर बनाए रखे हुए हैं और वहाँ पे कोई भी मटेरियल जो कि ब्लैक मेटल बोर्ड जैसा लिखे अगर वो यहाँ पे पाया गया तो यहाँ पे वो जल्दी से हमें रिपोर्ट करेंगी। तो लू फेंग पूछता है कि आखिर वो कैसा रहा, क्या तुमने वो सेकंड पीस को पा लिया। तो यहाँ पे अभी बताया जाता है कि जब लू फेंग ने ट्रेनिंग में इमर्स था तो उसने ऑर्डर किया था और यहाँ पे बबाता ने अपने 19 साल रॉबर्ट्स को निकाल के 19 साल सर्विलेंस में लगा दिया था। तो यहाँ पे बबाता कहती कि नहीं हमें कुछ नहीं मिला है। तो लू फेंग कहता कि चलो और भी करो, हमें और भी सारे रॉबर्ट्स को बनाना होगा और बड़े से स्केल पे सबको खोजना होगा क्योंकि वो मैनुअल बहुत ज्यादा इनवैल्यूएबल ट्रेजर है। और देखा जाए तो लू फेंग के पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पे ये ट्रेजर सबसे ज्यादा कीमती हो गया है और लू फेंग बबाता को ऑर्डर करता है कि तुम्हें और भी सर्च रॉबर्ट्स को बनाना चाहिए ताकि वो अर्थ के हर जगह पे जाके इसको ढूंढ सके। तो बबाता भी एक्साइटेड हो जो कहती कि जरूर मैं समझ गई। और अब पे हमें सीन चेंज कर डार्क यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लैक बीम ऑफ लाइट सडनली डार्क यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगता है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन तभी वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है और वो आराम से विजिबल होने लगती है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक एंशिएंट पर्पल आर्मर बंधा होता है जिसकी आंखों से हमें साफ महसूस आ रहा था कि वो एक इंसान ही है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक बॉडी जो कि डार्क यूनिवर्स में फ्लोट कर रही है, वहाँ पे फ्लाई कर रही है। इसका मतलब यही है कि वो एक अनडाइंग बीइंग है। अब देखा जाए तो एक अनडाइंग बीइंग इतना ज़्यादा कैपेबल होता है कि वो आराम से डार्क यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है। अब डार्क यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए हमें एक शिप की ज़रूरत होती है, लेकिन इन सब की पावर ही कुछ ऐसी होती है। और अब फिर हमें एक हॉर्स वॉइस को सुनाई देता है जो कि डार्क यूनिवर्स में था और यहाँ पे वो क्या था कि वो अपने स्पेस टेक्निक को यूज करके अपने कोऑर्डिनेट्स को हाइड कर रहा है। यहाँ पे वो सब बात करने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा एवरेज है, ये आसानी से ब्रेक हो सकता है। और अब फिर हमें यहाँ पे उन्हीं सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि असल में लू फेंग को मारने के लिए आए हुए होते हैं। यहाँ पे हमें उसी पर्पल आर्मर वॉरियर को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये बहुत ही एवरेज है, मैं यहाँ के सारे स्पेस टेक्निक को ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन हमें ये चाहिए कि यहाँ पे वर्चुअल नर्स कंपनी हमारे ट्रेसेस को डिस्कवर ना करे, इसलिए मैं इसको ऐसे ही ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता हूँ। हमें यहाँ पे यूनिवर्स ट्रेवल से जाना होगा और इसमें थोड़ा सा समय भी लगने वाला है। और फिर वो आगे बढ़ जाता है और चारों तरफ अपने 10,000 लीग के स्पेस में चारों तरफ देखने लगता है और तभी वहाँ का स्पेस चेंज होने लगता है और वो पर्पल आर्मर वॉरियर ब्लर बन के अपने पोजिशन को चेंज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पर्पल आर्मर
में वॉरियर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है और उसी टाइम वो डार्क यूनिवर्स से भी एक्चुअल यूनिवर्स में आ चुका होता है। और आफ्टर में सीन चेंज कर एक बड़े से सन लाइक स्टार और कई सारे प्लैनेट्स को दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली एक सोलर सिस्टम होता है। और वो पर्पल आर्मर मैन न जाने कहां से वहां पे अपीयर हो जाता है, जो आकर कहता है कि ये सोलर सिस्टम तो सच में ब्यूटीफुल है। और वो बंदा कहता है कि मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है, अब मैं डिले नहीं कर सकता हूँ, ये जरूर अर्थ का रिपोर्ट होगा और ये वही एब्सोल्यूट जीनियस लू फेंग का होम होगा। और वो कहती है चलो अब बहुत जल्द फिर से एक ह्यूमैनिटी का जीनियस फिर से गिरने वाला है, वो मारा जाएगा। और फिर उसी के साथ वो अपने हाथों को फैलाता है और यहाँ पे वो अपने हाथों को फैलाता है और वहाँ पे 120 मीटर यूनिवर्सिप अपीयर हो जाता है। और ये जरूर उसने अपने अंदर इंटरनल वर्ल्ड में रखा होगा और इसी को लेके वहां से फ्लोट करके शायद डार्क यूनिवर्स से ट्रेवल करके लू फेंग के पास आने वाला था। और अब भी वहां पे आते वहां पे शिप आ जाता है और शिप का एआई बोलता है और यहाँ पे होता है यूनिवर्स मार्कर कंफर्म, मतलब उनको जहाँ आना था वो लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे वही 13 टीम जो कि स्काउट प्लान बना रही थी, उन सबको लू फेंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना था। और अब फिर उन्हीं में से एक ग्रेट डिश शिप बाहर निकलता, वो अर्थ की ओर निकल जाता है। और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो पूछता है अपने कैप्टन से कि कैप्टन आखिर ये यहाँ पे हमें डायरेक्टली कौन भेजा, आखिर ये किस ऑर्गेनाइजेशन का अंडर देंगे, मैंने इसके बारे में सुना नहीं है। तो ये सुनकर वो कैप्टन बोलता है कि चुप करो, तुम्हें इन सारे बातों का जानने का कोई अधिकार नहीं है। जिसके बाद वो 13 टीम मेंबर्स आगे बढ़ने लगते हैं अर्थ की तरफ। और अब मैं सीन चेंज कर 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही ब्लैक यूनिफॉर्म बाल 3 आइड मैन होता है, जहां पर उनके पास इंफॉर्मेशन आती है कि कैप्टन ने अर्थ के पास से रिपोर्ट भेज दी है और नंबर 9 ने भी अपनी रिपोर्ट को पेश कर दिया है। और यहाँ पे वो अपनी किसी सीक्रेट मेथड का यूज करे ताकि यहाँ पे कोई भी उनके भेजे गए ट्रांसमिशन को ना कनेक्ट कर पाए। और यहाँ पे इन्हीं सब को करने के लिए वो लोग 402 लेवल्स ऑफ ट्रांसलेशन को यूज कर रहे थे जो कि अलग अलग यूनिवर्स कोऑर्डिनेशन से आ रहे थे। और वहाँ पे लिखा हुआ था सुपीरियर कैप्टन, यहाँ का सिचुएशन पहले से वर्स हो चुका है और उसने पहले रिमॉडल कर लिया है और हमारी 30 टीम लू फेंग के पास नहीं जा सकती, उसको असैसिनेट नहीं कर सकती है। तो ब्लैक यूनिफॉर्म बंदा इस्तेमाल करते हुए क्या था कि ह्यूमंस अपने जीनियस को सच में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी के मर्तबा वो लू फेंग को असैसिनेट करने के लिए उतना भी प्लान नहीं करते हैं। अभी यहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा मकसद था कि इनके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और वो बंदा कहता है ऑर्डर को पास करो, जिसे सुनकर वो सिल्वर यूनिफॉर्म मैन उसकी बातें सुनता है। और यहाँ पे ब्लैक यूनिफॉर्म मैन कहता है कि हमारे ऑर्डर के अनुसार हमें अर्थ को इन्वाइट करना और लू फेंग की जितने भी चीज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है। और यहाँ पे इन सब की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, मतलब कितने भी दिन ले लो, कितने भी साल क्यों ना ले लो, लेकिन बस इस मिशन को कंप्लीट करना है। जिसके बाद वो लोग आगे निकल जाते हैं। अभी एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आए हुए हैं और सीरीज में हमें इनके बारे में नहीं बताया गया है। जिसके बाद वो 13 ग्रुप इन्वेट कर देते हैं अर्थ पे। और लू फेंग के पास अभी कोई भी ऐसा चीज नहीं था जिससे कि वो पता लगा सके यहाँ पर कोई यूनिवर्स शिप खोज चुका है, क्योंकि इन सब की एडवांस टेक्नोलॉजी से वो लोग आराम से अर्थ के सर्विलेंस कैमरा से बच सकते हैं। और अब में सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग कर रहा होता है। और मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं अपने नेमलेस मैनुअल को स्टडी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने अपने टाइम स्पेस स्क्रिबल्स 9 यूनिवर्स टैबलेट्स को भी पढ़ना शुरू कर दिया है। उसी के साथ क्लॉड टेक्निक्स और सारी चीज मेरे प्लान से हो रही हैं। जबकि मर्तबा लू फेंग ने इन सबको पहले प्लान कर लिया था कि डोमेन लॉर्ड में आने के बाद वो क्या करने वाला है। और यहाँ पे लू फेंग के पास भी अभी कोई स्पेशल मिशन नहीं आया हुआ था वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से। और ऐसे ही करते करते सालों बीतने लगते हैं और एक ब्लिंक ऑफ आई में ही लू फेंग ऑलरेडी 50 साल बीत चुके होते हैं। लू फेंग को अर्थ पे आए हुए हैं और वहाँ पे वो असैसिनेशन टीम अभी भी कुछ नहीं की होती हुई। इन सभी बीचों में हमें उनके बारे में कोई नहीं भनक होता है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते कि आगे लू फेंग क्या करने वाला है और लू फेंग का जर्नी कैसे होने वाला है। क्या लू फेंग उन सब लोगों को जो कि मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आए हुए हैं क्या उनको डिटेक्ट कर पाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।